नमस्कार। आज के ये मुलाकात में प्रोफेसर डी.एन. झा से हम बातचीत करेंगे प्राचीन काल के इतिहास को लेकर और उनके बहुत ही महत्वपूर्ण काम को लेकर। नमस्कार झा साहब। प्रोफेसर झा, आपका जो काम है प्राचीन भारत का इतिहास, उसको लेकर रहन सहन, खाना पीना, वैदिक काल, इसको लेकर बहुत सारे मतभेद भी हुए संघ परिवार के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। मूल कारण क्या है कि ये सब मुद्दों को लेकर उनको पटता नहीं है ये बात कि कई चीज़ जो ऐतिहासिक पुरावे के साथ आप पेश करते हैं वो निकल नहीं सकते। ऐसे ये जो आरएसएस या बीएचपी या इस तरह की जो संस्थाएं हैं, उनको मुझसे नाराज़गी जो है उसकी कई वजह हो सकती है। पहले जो नाराज़गी थी कि मेरा जो कुछ लिखा हुआ है एंशेंट इंडिया पर, वो उन्हें पसंद वैसे भी नहीं है। लेकिन जब मैंने लिखा डाइटरी ट्रेडिशन पर और एंशेंट इंडियन फूड पर, तो वो बात उनको बिल्कुल ही पच नहीं पाई और उन्होंने हम पर हमला किया और मेरे ऊपर मुकदमा भी किया, मुझे थ्रेट्स भी दिए। तो मेरा ख्याल है ये सब उन्होंने किया, लेकिन इसमें एक जो मूल बात ये है कि ये आरएसएस बीजेपी वाले जो हैं, ये एक तो हिंदुस्तान को वेजिटेरियन कंट्री डिक्लेयर करना चाहते हैं। अब किसी ने ये भी सजेस्ट किया था ना कि गाय को नेशनल एनिमल बना दीजिए। तो ये कंट्री का एक प्रोजेक्शन वेजिटेरियन के तौर पर करना चाहते हैं, जबकि ये बात सही है नहीं। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, जैसे केरल, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, ये सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर कि नॉन वेजिटेरियन ही खाना ज़्यादा लोग खाते हैं और उसमें सभी जाति के लोग हैं, ब्राह्मण हैं और जो ब्राह्मण नहीं हैं वो भी हैं। तो इसलिए ये तो कहना मुश्किल है कि वो हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो सब वेजिटेरियन हैं। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये गाय को लेकर के, जो कि पार्ट ऑफ दिस फूड कल्चर है, उसको लेके ये लोग बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं कि गाय जो है वो हमारी माता है और उसको हम लोग नहीं मारेंगे। तो गाय का इशू अलग है, वो तो आप अगर बात करेंगे तो मैं बताऊंगा उस पर। नहीं, जब आपके ऊपर सन 2001 में हमला हुआ, 2 साल के लिए शायद हैदराबाद कोर्ट ने इंजंक्शन दिया, आपकी किताब न छाप सकी, उस वक्त आपने लंदन से छपवाई। तो वो किताब जो है उसमें खास बात क्या थी? खास बात एक ही थी कि जो मैंने ये उसमें आर्गू किया था कि हिंदुस्तानी लोग जो थे वो, पहली बात तो ये कि इस्लाम के आने के पहले बीफ खाते थे, क्योंकि ये जो एक इस आम धारणा लोगों में पैदा की गई है कि मुसलमान ही हैं जो बीफ खाते हैं, वो मांस खाते हैं, ये मुझे गलत लगती है बात। और इसके लिए एविडेंस है कि उस मुसलमानों के आने के पहले, इस्लाम के आने के पहले इस देश के लोग बीफ खाते थे। और मेरा ख्याल है किसी किसी ज़माने में तो वैदिक पीरियड में तो जम कर खाते थे, वो ऐसा नहीं था कि जो कभी कभी खाते हों, क्योंकि वहाँ सेक्रीफाइसेस इतने होते थे। तो उसमें गाय मारते थे और उसका मांस खाते थे। और एक ये आपके मिथिला के ये सेज थे याज्ञवल्क्य, उन्होंने तो कहा था कि कुछ भी हो हम तो खाएंगे बीफ, अगर ये मुलायम है तो ये सब बातों से ये लोग काफ़ी गुस्सा हुए और इन्होंने मुकदमा किया, मुझे थ्रेट्स दिए, मेरे पर हमला किया, ये सब किया उन्होंने, लेकिन बात चली नहीं उनकी। आज के माहौल में जब वापस उनकी सरकार बहुमत की सरकार है, एक तरह से देखिए तो आरएसएस की ही सरकार है ये, तो इस माहौल में आपको कुछ चिंता लगती है आपके सुरक्षता के बारे में कि आपके ऊपर दोबारा कुछ हमला हो सकता है? चिंता तो है ही, क्योंकि जब इन्होंने एमएफ हुसैन को नहीं छोड़ा और देश से निकाल दिया तो हम क्या हैं उसके सामने।
और ये चिंता तो लगी ही रहती है कि जो 15 साल के बाद भी ये कुछ न कुछ खुराफात कर सकते हैं। तो क्योंकि अब मैं थक गया हूँ, मुकदमा लड़ने के मूड में हूँ नहीं, लेकिन अगर मुकदमा होगा या कोई होगा तो देखेंगे कि क्या होता है। वैसे जाए ये जो अरुण शूरी के साथ जो आपने विवाद, मतलब आपने बात साफ की थी जब उन्होंने विवादित बात लिखी थी आपके काम को लेकर, 2006 के पेपर को लेकर, तो खास बात तो नालंदा विहार को लेकर थी, मगर जो मोटी बात उससे उससे जो निकलती है कि बार बार ये दिखाना कि बौद्ध विहार जो थे उसके ऊपर इस्लामिक, मतलब मुस्लिम रूलर्स ने हमले किए, और ये बात छिपाने की कोशिश करना कि जब जहाँ पे भी शाइवाइट रूलर्स और या तो हिंदू रूलर्स और बौद्धिस्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, तो इसके पीछे क्या राजनीति है? इसमें देखिए, एक बात तो जो बहुत साफ साफ बताई जा सकती है कि मध्यकाल में कोई शक नहीं है कि जो मंदिरों को, बुद्धिस्ट विहारों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको उसकी सैकिंग हुई, उस पर आक्रमण हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने जो कहा था वो सिर्फ इतना ही कहा था कि नालंदा का जहाँ तक मामला है वो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था उसको डैमेज उसने नहीं किया था, क्योंकि वो वहाँ गया ही नहीं। अगर वहाँ जाता तो ज़रूर करता, लेकिन वो गया ही नहीं, क्योंकि वो जो बिहार शरीफ गया वहाँ जो मोनेस्ट्री था उसको उसने किया। फिर वो जो भागलपुर की तरफ जो विक्रमशिला वगैरह था, ओदंतपुरी था आगे, उस सब को सैक किया मुस्लिम आर्मीज़ ने, लेकिन नालंदा को उसने नहीं किया। यही मैंने कहा था। मेरा कोई मंशा ये नहीं था कि मैं ये बात छिपाऊँ कि मुसलमान शासकों ने या जो उस वक्त आक्रमण करते थे अलग अलग एरिया में, तो उन्होंने इंडियन इस्टेब्लिशमेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचा, या ये छिपाने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कह रहा था कि नालंदा, जिसको लोग इतना मशहूर विश्वविद्यालय मानते हैं पुराने ज़माने का, और ये कहते हैं कि उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बर्बाद किया, ये बात सही नहीं है। लेकिन अरुण शूरी इसी से नाराज़ थे। जैसे आपने कहा कि मध्यकाल में अलग अलग इलाकों में अलग अलग राजा अलग अलग मोटिव्स के साथ इस तरह के हमले करते रहते थे, हर बार मजहबी या धार्मिक मोटिव इसके पीछे नहीं था। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे क्या? देखिए, ऐसा है कि जो हिंदुस्तान के बाहर भी अगर देखिए तो मध्यकाल में जो रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स थे उनको डैमेज पहुंचाया गया है। कहीं चर्च, कहीं मॉस्क, कहीं कुछ, ये सब हुआ है, और हिंदुस्तान में भी हुआ है। तो इसके ऊपर तो आप कोई पर्दा नहीं डाल सकते हैं। किसी इतिहासकार को इस पर पर्दा डालने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना चाहिए कि ये जितनी बर्बादी हुई वो सब धार्मिक वजह से नहीं हुई है, उसका कुछ राजनीतिक कारण भी था। अब जैसे आप सोमनाथ की बात करें तो वहाँ समझ में आती है बात कि वहाँ कहते हैं कि वहाँ बहुत संपत्ति थी तो उसको लूटने के लिए किया गया, लेकिन बहुत जगह ऐसा नहीं था। बहुत जगह था कि जो हम किसी जगह का मंदिर इसलिए तोड़ेंगे कि वहाँ के राजा का वो कुल देवता है या उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, तो उसको उठा के ले लिया। जैसे साउथ इंडिया में ऐसे कई एग्जांपल्स हैं कि किसी ने अटैक किया और उसके टेंपल को उसके आइडल को, टेंपल आइडल को उठा करके ले आया। तो हमेशा ये नहीं था। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया, हिंदुओं ने भी किया। हिंदुओं ने कश्मीर में ऐसा किया, और इसका साक्ष्य कन्हन के रास्ता रंगीनी से मिलता है, वहाँ जिसमें कि कश्मीर के राजा ने बुद्धिस्ट विहारों को डैमेज किया बहुत बुरी तरह। और कहीं कहीं तो ये भी है कि जो कहीं ये है कि बुद्धिस्ट विहार को तहस नहस करके उसकी जो सामग्री थी उसको लेके एक मंदिर बनाया। तो अब सवाल है कि ये अयोध्या में अगर ये लोग कहते हैं कि मंदिर को तोड़ करके ये मस्जिद बनाया, तो
वहाँ भी तो हिंदू ने अपना बुद्धिस्ट विहार को तोड़ करके मंदिर बनाया। तो इसलिए ये सारी बातें जो हैं इनको मेरा ख्याल है ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और निरपेक्ष नज़र से देखने की ज़रूरत है। प्रोफेसर जी, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक इस तरह की बातें की जाती है जो वैज्ञानिक टेम्पर के खिलाफ जाने वाली बात है। जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी भी हमारे पास प्राचीन काल में थी, स्टेम सेल रिसर्च भी था, इस तरह मतलब हमारा महाभारत रामायण में ये सब चीज़ों को उड़न खटोला भी था वगैरह। इस तरह की बातें जब सरकारी बहुत ही जिम्मेदार पोजीशन से ये बात आती है और फिर हमारे राज्य जैसे गुजरात है, हरियाणा में इस तरह किताबों में भी ये बातें लिखी जाती है, तो आगे वाले पीढ़ियों के, हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, खतरा बहुत बड़ा है और मेरा कहना यह है कि भारतवर्ष जो है वो मोदी के प्राइम मिनिस्टर रहने के समय भारत एक अंधकार युग में पहुंच चुका हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग बात है कि प्राइम मिनिस्टर इस देश का ये कहे कि पुराने ज़माने में स्टेम सेल रिसर्च था, प्लास्टिक सर्जरी थी, एरोप्लेन था। ये सारी बातें जो हैं मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गए हैं तो चलिए, लेकिन ऐसी बात नहीं करनी चाहिए उनको। और इससे हमारे यहाँ की जो आगे वाली पीढ़ी है उसको बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि एक अंधविश्वास फैलेगा, इसमें इरेशनलिटी फैलेगी, तर्क से किसी को कोई वास्ता नहीं रहेगा। और जो अतीत की तरफ देखने की जो एक विधा है उसमें ये आएगा कि उसमें तर्क से कुछ नहीं होगा, उसमें विश्वास से होगा। तो ये समझिए कि विश्वास और तर्क इन दोनों में लड़ाई है ये। तो उसको इसी तरीके से देखना चाहिए कि ये जो लड़ाई आजकल हम लोग लड़ रहे हैं वो विश्वास के खिलाफ लड़ रहे हैं, तर्क से। प्रोफेसर जी, ऋग्वेद को पीछे से पीछे ढकेलना काल के हिसाब से, फिर चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो, वो सबके लिए एक अहम किताब है, मगर बार बार उसको पीछे सालों मतलब सैकड़ों साल पीछे धकेलना ताकि एक लेजिटिमेसी मिले इनके सोच विचारधारा को कि प्राचीन काल मतलब एक हिंदू सोच का एक काल था वगैरह वगैरह। ये सब को लेकर सरकार की यंत्रणा उनके हाथ में है। अभी किताब और पाठ्य पुस्तकों में फेरबदल आ रहा है, तो मुकाबला कैसे होना चाहिए? तो उसकी वजह तो ये है कि जो चूँकि ये आरएसएस वाले कहते हैं कि हिंदू इस देश के पुराने वासी हैं, आदिवासी हैं, और मुसलमान बाद में आए तो इसलिए वो विदेशी हैं। तो इस वजह से ये हमेशा साबित करना चाहते हैं कि इनकी जो विरासत है या हम लोगों की जो विरासत है, रामायण, महाभारत, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वेद जो चारों हैं, उन सबों की जो एंटिक्विटी है उसको जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएं। और अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन का तो ये वेबसाइट पर है कि 1,08,000 या 18,000 मिलियन ईयर पुराना है हिंदुइज़्म। तो इनको एक ऑब्सेशन है कि जो बहुत पीछे ले जाएं ताकि अपने को यहाँ का ओरिजिनल इन्हेबिटेंट साबित कर सकें। तो यही है इनकी बात। इसका सामना कैसे करें नागरिक? भाई देखिए, जो आजकल माहौल है जो इंटॉलरेंस का और इरेशनलिटी का, उसमें तो ये कहना है कि मुश्किल, क्योंकि अब तो प्रोटेस्ट भी कोई करता है तो कह देते हैं कि जो ये मैन्युफैक्चर प्रोटेस्ट है या मैन्युफैक्चर रिवेलियन है। मिनिस्टर कह देता है कि ये मैन्युफैक्चर रिवेलियन है। अब इनका रिजर्व बैंक गवर्नर भी मैन्युफैक्चर ये रिवेलियन करता है क्या? तो ये कुछ भी करें हम लोग तो इस लेवल पर कि प्रोटेस्ट करें, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ प्रोटेस्ट से नहीं होना है, हम लोगों को और भी कुछ करना चाहिए। और जितने भी प्रोटेस्ट या जितने भी एकेडमिक ग्रुप्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, लिटरेचर का हो, इनको एक साथ आकर के और लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए। आज हमारे पूरे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी एक हमला हो रहा है एक तरह से। देखो,
अनक्वालिफाइड लोगों को बैठाया जा रहा है, जिसको ना इतिहास से कुछ लेना देना, ना कुछ वैज्ञानिक सोच से लेना देना, चाहे वो ICHR हो, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट हो, नेशनल बुक ट्रस्ट हो और साइंस की भी कांग्रेस हो। तो इस इंस्टीट्यूशंस को जब अंदर से खोखला बनाया जाएगा तो क्या असर पड़ेगा समाज में? ये तो एक इनका जो है वो प्रोग्राम है, एजेंडा है कि रीजन को ख़त्म करो, और उसी का पार्ट है कि जितना ये सब इंस्टीट्यूशन है जो कि इनके शासन के काल के पहले इस देश में स्थापित हुए, चाहे वो ICHR हो, चाहे NVT हो, चाहे CSIR हो, जो भी हो, उन सबों को तहस नहस कर दो ताकि ये जो है देश उसमें रैशनैलिटी का नाम नहीं रह जाए। ये तो इनका एजेंडा है शुरू से ही, क्योंकि करना चाहते हैं वही जो गोलवलकर ने कहा या सावरकर ने कहा या और लोगों ने, इनके जो गुरु लोग हैं उन्होंने कहा। अब इनको समझ में बात नहीं आती है कि जो इनके जितने गुरु थे वो तो अपने समय में कुछ लिख के चले गए, उस वक्त भी उन्होंने बेवकूफ़ी की बात ही की थी, लेकिन अभी भी जो कर रहे हैं उसी बेवकूफ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके समझ में ये बात आती नहीं है। तो मेरा ख्याल है इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और इसके साथ मेरा ख्याल है इन लोगों को लड़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। प्रोफेसर जी, आखिरी सवाल, नौजवान इतिहासकार को आप क्या कहेंगे कि किस बिंदु, किस नज़रिए से इतिहास को पढ़े, रिसर्च करे, आगे बढ़े? इतिहास को पढ़ने का जो तरीका मेरी समझ में है वो ये कि जो भी साक्ष्य हैं, जो सोर्सेज हैं, उनको बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए, और ये नहीं कि ये रामायण में लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल सच है, या महाभारत में लिखा हुआ बिल्कुल सच है। अगर ऐसे मान कर चलें तब तो वही होगा जो कर्ण के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा, या प्लास्टिक सर्जरी के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अगर ऐसा हो कि रामायण, महाभारत और पुराण ये सब को सच मानते चलें तो यही मतलब होगा। मेरा ख्याल है इन सब सोर्सेज को क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए और एक दूसरे टेक्स्ट से मिला कर के देखना चाहिए, आर्कियोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरे डिसिप्लिन्स जैसे इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, एथनोलॉजी है, इन सारे डिसिप्लिन्स को मिला करके हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए। एक ज़माना था जब कि इतिहास लोग लिखते थे सिर्फ वो इसके आधार पर कि ये राजा फलाना हुआ, उसके बाद ये राजा हुआ, उसके बाद ये राजा हुआ। अब वैसा इतिहास तो लिखा नहीं जाता है। अब तो एक टोटल व्यू लिया जाता है पास्ट का, अलग अलग पहलुओं का, ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं का, समाज के अलग अलग पहलुओं का। उसमें सिर्फ ये कह देना कि फलाना राजा था और फलाना रानी थी, इससे तो बात बनती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ साहब बात करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत